हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज एंड डिटर्मिनेशन बाय मोसले लॉ। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है मास को डिटरमाइन किया था बाय ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से, और एक और हमने किया था ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड जॉर्डन डबल फॉक्सी मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो हमने ये कल जो है ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ टू डिटरमाइन न्यूक्लियर चार्ज। अब हम क्या डिटरमाइन करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज की न्यूक्लियर सेल्स के ऊपर क्या चार्ज होता है हम उसको आज जो है डिटरमाइन करेंगे। देखो बच्चे, बेसिकली अगर आप पूछा जाए कि न्यूक्लियर चार्ज ही क्या होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है दैट इज़ द टोटल पॉजिटिव चार्ज पोजेस्ड बाय अ न्यूक्लियस। ठीक है ना, कि कितना पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर है वो आपका क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे हमारे पास मैंने मान लो हीलियम एटम लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता है। हम एटॉमिक नंबर को 2 जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है बच्चे? 2 है। तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चे? हमें पता है वो क्या होगा? टोटल चार्ज जो होगा इस हीलियम पे वो क्या होगा बच्चे? 2e प्लस 2e। तो ऐसे यहाँ पे क्या कह रखा है, अगर जेड कोई एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस का और उसके ऊपर जो चार्ज है वो है e, तो जो टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा बच्चे? Ze। अब बच्चे न्यूक्लियर चार्ज हमें पता है कि वो क्या होगा बच्चे? Ze होगा। ठीक है, होगा क्या? प्लस Ze होगा। ठीक है, अब बच्चे ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, जो हमें मदद करते हैं कुछ चीज़ें जानने में। सबसे पहला क्या कि हमें पता लग जाता है न्यूक्लियर चार्ज से कि द टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन इट्स न्यूट्रल स्टेट। अगर न्यूट्रल स्टेट के अंदर जो है कितने जो है हमारे पास जो है आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, अगर हम ये डिटरमाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता लग जाएंगे। बिकॉज आपको बच्चे पता है ये चीज़ कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज ये क्या होते हैं बच्चे? बैलेंस होते हैं। जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए बच्चे? टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि हमारा एटम क्या रहे? स्टेबल रहे। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि अगर हमें ये पता लग गया, टोटल चार्ज न्यूक्लियस का पता लग गया, तो ऑफ कोर्स हम आउटर साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है द एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम। ठीक है, अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज पता है तो हम उनके एनर्जी लेवल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एटम के हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कि जो एटम है, अब देखो बच्चे एटम है, हमें न्यूक्लियर चार्ज अगर हमें पता है तो हम उस एटम की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट फॉर वेरी स्मॉल करेक्शन सच एज। ठीक है ना, और क्या कह रखा है? जितनी भी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे अभी हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की हम बात नहीं करेंगे, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये जो है बच्चे मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बताया था कि जो है हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, ठीक है, अगर आप Na की बात करते हो हमें पता है हमारे पास 2 येलो लाइंस हमें नज़र आती हैं। ठीक है ना, D1 एंड D2 लाइन आती है बच्चे, लेकिन इसको हम हाई पावर रेजोल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो ये फर्दर जो है हमें क्या नज़र आती है? कंपोनेंट ऑफ लाइंस में स्प्लिट नज़र आती है। ठीक है ना, दैट इज़ योर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या कह रखा है? जितनी भी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे कि एटम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो हम ये सारे डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज पता है। अब बच्चे हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन करना है। तो देखो हम जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है 2 मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड से हम जो है एक्सपेरिमेंटली जो है न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। वन वॉज बेस्ड ऑन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक तो वही जो हमने रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अगर अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उससे हम जो है न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है दैट इज़ योर करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो क्या है बच्चे? करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा मेथड होगा? दैट इज़ योर करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे मेथड। ठीक है, देखो बच्चे जो पहला वाला मेथड था इसकी पहले इंपॉर्टेंस थी जब हम एटम का जानना चाहते थे कि न्यूक्लियर चार्ज है, एटम के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, लेकिन ये लेस एक्यूरेट देन लेटर डिस्कस बिलो। अब देखो जब ये वाला आया ना हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की बात हुई, ठीक है,
तो जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियर चार्ज इससे डिटरमाइन किया, तो बच्चे जो हमारा जो पहले जो हम न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे थे बाय रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, तो इस ये वाला जो था करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज वाला, ये ज़्यादा एक्यूरेट था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब हमें पता होना चाहिए करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे मेथड है कौन सा। तो देखो हमने क्या किया, अ बीम ऑफ प्राइमरी एक्स रेज इज मेड टू फॉल ऑन अ गिवन मटेरियल प्रोड्यूसिंग करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। बच्चे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज क्या होती हैं। ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी एटम है मान लो, ठीक है, एटम है, यहाँ पे उसके आउटर मोस्ट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने क्या किया बच्चे, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स रेज फॉल करवाई। ठीक, जैसे ही मैंने क्या किया, एक्स रेज फॉल करवाई किसी भी एटम के अंदर, जब मैंने एक्स रेज फॉल करवाई तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे बच्चे देखो आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये जो थी हमारे पास, दैट इज़ योर प्राइमरी एक्स रेज। ठीक है, जो हमने किसी एटम के ऊपर फॉल करवाई है। तो जैसे ही हमने क्या एक्स रेज, प्राइमरी एक्स रेज इसके ऊपर फॉल करवाई है एटम के ऊपर, तो जो यहाँ पे अब जब एक्सरेज जो थी, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या किया, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी, वो हायर स्टेट में गए। मान लो ये के शेल है, यहाँ पे वो एल शेल में गए। और उसके बाद जब वो हायर से, हमें पता है कि जो हायर स्टेट है दैट इज़ लेस स्टेबल, तो वो हायर से वापस क्या हुए, लोअर में शिफ्ट हुए, लोअर में जंप किए। यानी कि आउटर मोस्ट शेल से, हायर शेल से वो क्या हुए, लोअर शेल में क्या हुए, जंप किए। तो उन्होंने जो एनर्जी एमिट करी, ठीक है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। जो एनर्जी उन्होंने एमिट करी थी, उनकी जो भी फोटोन या जो भी निकला था वो कैसा था बच्चे, एक्स रेज हमें दोबारा से ऑब्जर्व मिली। तो ये जो क्या कहलाती है बच्चे, दैट इज़ योर करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। यानी कि क्या हुआ कि प्राइमरी एक्स रेज को हमने एटम के ऊपर फॉल करवाया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे वो लोअर से हायर स्टेट में जंप किए। और जो, या फिर आप ये भी कह सकते हो, जो उन्होंने एक्स रेज ने इतनी एनर्जी, जो है एटम ने जो इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली थी कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो हायर स्टेट से, आप ये भी कह सकते हो, लोअर स्टेट में जंप किए। तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी एमिट करी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था बच्चे, करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रखा है कि हमने क्या किया, एक बीम ऑफ प्राइमरी एक्स रेज, हमने एक्स रेज ट्यूब को हमने किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर फॉल करवाया, जो भी हमारा टारगेट मटेरियल है उसके ऊपर फॉल करवाया। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज प्रोड्यूस करी। और हमने ये ध्यान रखा कि जो भी हमारी प्राइमरी एक्स रेज हम जो फॉल करवा रहे हैं एटम के ऊपर, उनकी जो है एनर्जी ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखो बच्चे, ऑफकोर्स आपको पता है, यहाँ पे मान लो ये मेरा टारगेट न्यूक्लियस है, ये मेरा एक्स रेज है। जब मैंने एक्स रेज को इस टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर या फिर टारगेट मटेरियल के ऊपर फॉल करवाया, अब टारगेट है, मटेरियल है, उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे। और एटम्स आपको पता है, हमें स्ट्रक्चर पता है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये कैसे बॉन्डेड होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो ऑफकोर्स अब मुझे इतनी, इन एक्सरेज की इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके कि जो न्यूक्लियस से बाउंडेड हैं वो क्या करें, अपनी मतलब उनकी बाइंडिंग, ये जो एक्सरेज हमारे फॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर, उनके पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे सके कि वो जो है अपने टाइटली बॉन्डेड न्यूक्लियस को छोड़कर आगे क्या करे, शिफ्ट हो सके। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से जैसे के से बच्चे एल में गए, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उनके पास इतनी एनर्जी पहुँच जाए कि वो अपने बॉन्डेड न्यूक्लियस से जो बॉन्डेड है उसको बाइंडिंग, उनको ब्रेक करके वो क्या हो सके, हायर से लोअर में शिफ्ट कर सके और क्या कर सके, एनर्जी एमिट कर सके। और वो एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या, एक्स रेज। तो यही चीज़ कह रखा है, अगर बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स अगर टाइटली बॉन्डेड होंगे तो वो इतनी एनर्जी गेन ही नहीं कर पाएंगे। जो एक्स रेज आ रही हैं, अगर उनकी एनर्जी कम होगी बाइंडिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के, तो वो ऑफकोर्स अपनी शेल को छोड़ के नीचे शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे के शेल है, मान लो ये एल शेल है, एल शेल है यहाँ पे हमारे पास, अगर जो भी हमारे पास जो एक्सरेज आएंगी, अगर उनके पास इनफ एनर्जी होगी कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके बच्चे, के शेल के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ताकि वो के शेल को छोड़ के कहाँ आ सके, एल शेल को छोड़ के कहाँ आ सके बच्चे, के शेल में आ सके और क्या कर सके, एक्स रेज एमिट कर सके, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। एंड दीज एक्स रेज एज नेम इम्प्लाइज, मैंने वही बताया था, ये क्या थी, करैक्टरिस्टिक्स थी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल फ्रॉम विच दे अराइज एंड देयर एनर्जी डिपेंड अपॉन द
एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये क्या थी, ये जो एक्सरेज थी ये क्या थी, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मटेरियल की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती हैं। और इनकी जो एनर्जी है, ये मान लो ये जो एल शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, के शेल में आया और उसने एनर्जी एमिट करी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। अब बच्चे ये जो एक्सरेज की एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। जो एक्सरेज की जो एनर्जी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो इफ़ द एक्सरेज जो एनर्जी है करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो यही कह रखा है, जब हमने इस एक्सरेज को हमने फर्दर ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व किया तो हमें जो है बच्चे बहुत सारी, अब देखो ऑफ कोर्स जो हमारे पास क्यों हुई, एमिट करी लाइट एक्सरेज एमिट हुई तो उनकी क्या आएंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। जब हम ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर में अंदर देखेंगे तो बच्चे ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर क्या थी, सुप्रीम पोज कर रही थी। मान लो के अल्फा के बीटा जो लाइंस हमें मिली, ठीक है ना, ये क्या कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर जो है सुप्रीम पोज कर रही थी। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करैक्टरिस्टिक्स और मटेरियल यूज्ड एज अ टारगेट, जो भी हमने टारगेट लिया उसकी करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। और बच्चे ये तो थी, ये सारी की सारी एक स्मॉल ग्रुप के अंदर जो हमें मिली जिसको उन्होंने नाम दिया KLMN सीरीज, ठीक है ना। तो मतलब देखो बच्चे, हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हुई थी इस तरह से रिप्रेजेंट हुई थी, एक स्मॉल ग्रुप में हमें मिली थी, ठीक है। और बहुत सारी लाइंस एक दूसरे पर क्या थी, सुप्रीम पोज थी। तो ये जो स्मॉल ग्रुप्स थे, एक को उन्होंने नाम दे दिया K सीरीज, एक को उन्होंने नाम दिया L और एक को उन्होंने क्या दिया M, इस तरह से। तो यहाँ पे बच्चे जो K सीरीज होंगी उसके अंदर कौन सी लाइंस होंगी, जैसे K अल्फा, K बीटा, K गामा, इस तरह से। तो हमें जो जो ब्रैग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था उसके अंदर हमें क्या नज़र आई थी, स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आई थी, ठीक है। और जो कि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर सुप्रीम पोज थी। और ये जो लाइंस आई थी वो एक स्मॉल ग्रुप में हमें मिली थी जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, K सीरीज, L सीरीज, M सीरीज, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। और ये जो है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास आया है बच्चे, ये क्या कहलाता है, आपका करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये आपका क्या कहलाता है, आपका करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो बच्चे मोजले ने क्या किया था, अब हमें क्या करना है, न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन करना है। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज किसने डिटरमाइन किया था बच्चे, मोजले ने किया था 1913 एंड 1914 में। तो उन्होंने क्या किया था बच्चे, उन्होंने एक ना एक्सरे फोटोग्राफिक मेथड से उन्होंने एक क्रिस्टल लिया यूजिंग द क्रिस्टल एक्सरे फोटोग्राफिक मेथड। तो इस मेथड से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करी और कुछ जो है एक्सरे जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आई थी इनकी डिटेल स्टडी करी। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उन्होंने इस मेथड से यूजिंग क्रिस्टल एक्सरे फोटोग्राफिक मेथड से उन्होंने एक्सरेज को स्टडी किया। एक्सरेज को स्टडी करने के बाद कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए। तो वो जो कंक्लूजन थे वो क्या थे, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन जो उनका निकल के आया था वो क्या था बच्चे, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे अकर इन डिफरेंट ग्रुप। तो पहला जो हम क्या था हमारे पास, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे अकर इन डिफरेंट ग्रुप। द ग्रुप इन शॉर्ट वेवलेंथ रीजन इज कॉल्ड K series and the next group in the direction of increasing wavelength as देखो। अब बच्चे हमारे पास क्या आई थी, उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन जब करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को स्टडी किया तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं एक्सरेज की वो कैसी आ रही हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में हमें मिल रही हैं, ठीक है। और जो एक ऐसा ग्रुप था जैसे कि जो हमें K सीरीज़ मिली, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या मिली, L सीरीज़ मिली, उसके बाद हमें क्या मिली, M सीरीज़ मिली। तो जो हमारे पास जो K सीरीज़ थी उनकी जो वेवलेंथ थी वो कैसी थी, शॉर्ट वेवलेंथ। यहाँ की जो एक्सरेज आई थी उनकी वेवलेंथ कैसे हमें मिली थी, शॉर्ट। और जैसे जैसे हम K से L और M तक जा रहे थे तो वैसे वैसे जो है हमारे पास जो है क्या हो रही थी, एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। वही कह रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एज L सीरीज, M सीरीज, इस तरह से। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, नेक्स्ट कंक्लूजन उन्होंने सेम सीरीज प्रोड्यूस फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर इज लेस देन प्रोड्यूस फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर। तो ये क्या कह रखा है बच्चे कि जैसे कि हमारे पास K सीरीज जो है, मैं मान लो मुझे Z2 की जो K सीरीज मिली, ठीक है, और हायर एटॉमिक नंबर आप ले लो, मान लो 50, ठीक है। तो ये जो हायर एटॉमिक नंबर की जो हमारे पास K सीरीज आई, अब उन्होंने क्या बोला, जो हायर एटॉमिक नंबर की जो K सीरीज थी ना बच्चे, उनकी वेवलेंथ जो थी हायर एटॉमिक नंबर की जो
एक्सरेज की जो हमारे पास the wavelength of X-rays in the same series produced from higher atomic number is less than produced from the lower atomic number. Of course ये क्या कह रखा है, जो हायर एटॉमिक नंबर की जो वेवलेंथ हमारे पास आई थी के सीरीज की वो कम थी किससे, जो वेवलेंथ प्रोड्यूस की थी एक्सरे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ आई थी फॉर द लोअर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कम था उसकी वेवलेंथ जो क्या थी बच्चे, वो कम थी, ठीक है। तो यही कह रखा है द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इन द सेम सीरीज के प्रोड्यूस फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर इज लेस देन, यानी कि हायर एटॉमिक नंबर की कम थी और लोअर एटॉमिक नंबर की ज़्यादा थी। पॉइंट क्या कह रखा है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इन द सेम सीरीज के सीरीज प्रोड्यूस फ्रॉम एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर इज लेस देन प्रोड्यूस फ्रॉम द लोअर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे बच्चे आपको ये याद रखना है कि z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो हमें वेवलेंथ जो हमें मिलेंगी वो क्या होंगी, डिक्रीज मिलेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप Z82 की बात करोगे तो जो वेवलेंथ आएगी के सीरीज की, अगर मैं बात कर रही हूँ सिंपल, ठीक है, और एक मैंने Z ले लिया 2 फॉर द के सीरीज, तो यहाँ इसकी जो वेवलेंथ होगी हायर एटॉमिक नंबर की वो क्या होगी, कम होगी, किससे, Z2 से, लोअर एटॉमिक नंबर से। तो थर्ड कंक्लूजन क्या निकल के आया था हमारे पास, थर्ड कंक्लूजन था कि देयर इज अ सिंपल लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे ऑफ एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज यूजुअली रिटन एज दिस। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी फ्रीक्वेंसी थी एक्सरेज की और जो भी एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो भी हम एटम कंसीडर कर रहे हैं उनके बीच की एक रिलेशन उन्होंने फाइंड आउट की थी। वो रिलेशन क्या थी बच्चे, न्यू इज ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी क्या है बच्चे, आपके कुछ कांस्टेंट हैं। इस इक्वेशन को बच्चे उन्होंने क्या नाम दिया था, मोजले लॉ, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है बच्चे हमारे पास आई, इसको बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है न्यू इज सी बाय में लैम्डा, ये रिलेशन हम बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, सी बाय में लैम्डा इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ एक्स रे फोटोन, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ये आ गया। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास अब बच्चे ये है z माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी बाय में लैम्डा इज इक्वल टू रूट ए जेड माइनस बी। अब बच्चे उन्होंने क्या किया था, मेजरिंग द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्या था बच्चे, उन्होंने क्या किया, द लैम्डा ऑफ अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रे लाइन फॉर अ फ्यू एलिमेंट एंड प्लॉट। देखो, मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे लाइन फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, मोजले ने कुछ एलिमेंट्स लिए और उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे लाइन को स्टडी किया, ठीक है। तो उनकी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे लाइंस आई, तो उन्होंने उनकी क्या कर ली, वहाँ से वेवलेंथ डिटरमाइन कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, 1/, में रूट लैम्डा को जेड के अकॉर्डिंग प्लॉट किया, तो उन्हें जो ग्राफ मिला वो कैसा ग्राफ मिला बच्चे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। अब इस ग्राफ से बच्चे इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब देखो बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है ना। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा उतनी कम क्या होगी, आपकी वेवलेंथ होगी एक्सरेज की। तो हमने क्या रखा है, अगर कोई भी अननोन एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कोई एक्स एलिमेंट है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो अगर मैं क्या करूँ, उस एक्स एलिमेंट का मैंने क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रम मैंने स्टडी किया, वहाँ से मैंने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की मैंने क्या निकाल ली, वेवलेंथ निकाल ली, ठीक है। अगर मैंने वेवलेंथ निकाल ली, जो मैंने एक्स एलिमेंट था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, उसका मैंने एक्सरे स्पेक्ट्रल लाइन से मैंने क्या किया बच्चे, वेवलेंथ मुझे पता लग गई। या फिर आप वेवलेंथ इससे भी, इस ग्राफ से भी क्या कर लोगे बच्चे, आप डिटरमाइन कर लोगे। जब मैंने इस ग्राफ से बच्चे वेवलेंथ डिटरमाइन कर ली तो ऑफकोर्स मुझे एटॉमिक नंबर जो है उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। सिमिलरली क्या कह रखा है, अगर एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा तो क्या होगा बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज पता लग जाएगा, Ze। आगे एक और पॉइंट में क्या कह रखा है, अगर आपके पास नॉन एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, कोई अननोन एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो ऑफकोर्स आप उसका ऑटोमेटिकली Ze यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली आप उसका आपको पता ही होगा, ठीक है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आपका नोन होगा, ठीक है। तो यहाँ से यही कह रखा है कि अगर मान लो Z जो है किसी अननोन एलिमेंट का, हम इस ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कि हम जो है पर्टिकुलर एक्सरे लाइन का हम वेवलेंथ को स्टडी कर लें, तो हम जो है Z वैल्यू जो है किसी अननोन एलिमेंट की निकाल सकते हैं। और क्या कह रखा है, अगर मुझे एटॉमिक नंबर नॉन एलिमेंट का पता है तो उसका चार्ज मुझे ऑटोमेटिकली क्या होगा, पता होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।